नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जयवेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग के बारे में है। पार्ट 1 में फ्रेंड्स जो है हमने 5 ईयर प्लानिंग शुरू कर दी थी, है ना। याद होगा आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद के जो 5 ईयर प्लान्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 ईयर प्लान्स जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, पहला प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे प्लान की तरफ हम यहाँ बढ़ेंगे। तो सेकंड प्लान की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे मेरा फ़ायदा होता है, आपको पता ही होगा, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, कमाई बढ़ती है, हर चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कर सके तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। द प्लान वाज इन इफेक्ट फ्रॉम 1956 टू 1961। तो पहला प्लान जो चला था 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। दूसरा प्लान जो है 1956 से 1961 के लिए आया, सेकंड वाला। द ग्रोथ स्ट्रेटजी एम्फेसाइज्ड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ अ कंसंट्रेशन ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। जो पहला प्लान था, थोड़ा सा ऐसे रिलेटिव पढ़ते हैं। पहला जो प्लान था वहाँ पर खाने की प्रॉब्लम थी हमारे पास, क्योंकि विदेशी सब लूट के जा चुके थे। तो पहली प्लान में हमने खेती पर ज़्यादा जोर दिया, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया, और सिंचाई पर जोर दिया, बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा जोर दिया। इस सेकंड प्लान तक थोड़ा स्थिति हमारी ठीक हुई, 5 बरस बीत चुके थे, खेती पर हम खाने पीने की थोड़ी सी समस्या हमने सॉल्व करी थी। तो अब जोर दिया गया कमाई पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े हम, ठीक है। और ख़ास करके हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनरी वाली इंडस्ट्री लगाने की बात की गई, और कैपिटल गुड्स बनाने की बात की गई। कैपिटल गुड्स एसेट जिन्हें हम कहते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार, ये सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स होती हैं। प्रोफेसर पीसी महलनोबिस डिवाइस द स्ट्रेटजी, यानी सेकंड प्लान के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो पीसी प्रसाद चंद्र महलनोबिस थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स से। इन्होंने ही सेकंड प्लान के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। फूड एंड कैपिटल शॉर्टेज वर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्लान पीरियड ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो जब सेकंड प्लान चल रहा था उस समय खाने की समस्या अभी भी थी, फूड की भी प्रॉब्लम थी, और पूंजी की भी समस्या थी। क्यों थी? क्योंकि जो है हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड थी। क्लोज्ड इकोनॉमी की मतलब हम दुनिया के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी अभी अंग्रेज हमें लूट कर गए थे, हमें विश्वास नहीं था किसी के ऊपर। इसलिए हम अपने देश के अंदर ही जो कुछ भी करते थे, यानी अपने ही खेत में खेती करेंगे, अपने ही मार्केट में प्रोडक्शन करेंगे, अपने ही मार्केट में बेचेंगे। हम विदेशों के साथ में कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। क्लोज्ड इकोनॉमी का सीन था कि हम अपने देश के अंदर ही जो कुछ भी होगा होगा, बाहर हम कुछ नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में अगर देश के अंदर ही है तो भाई पैसे की समस्या रहेगी, खाने की भी, फूड की भी समस्या रहेगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हरित क्रांति वगैरह आने की तैयारी हो रही है, अभी आई नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड प्लान का एजेंडा और सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। बात करते हैं थर्ड प्लान की। देखो, ऐसे डेटा तो बहुत है, सेकंड प्लान में भी बहुत कुछ हुआ, थर्ड प्लान में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अपने जेआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यहाँ बुक में दिया है और जितना हम पढ़ रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, द प्लान स्पैन फ्रॉम 1961 टू 1965। अब ये जो थर्ड ईयर का प्लान था वो 1961 से 1965 की तरफ गया, ठीक है। तो पहला प्लान था 1951 से 1956 के लिए, फिर 1956 से शुरू हुआ और 1900 कहाँ तक गया था, 61 तक, और ये 1961 से 1965 के लिए गया। ये पहला प्लान है, ये दूसरा प्लान है, और ये तीसरा प्लान है, ठीक है। द प्लान नोटेबली इंक्लूडेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, एज वेल एज फॉर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजिंग द गोल ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो थर्ड प्लान में एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी एक उद्देश्य रखा गया कि भाई एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने माना, ठीक है, कि हमें एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना है। उसके बाद में पहली बार ये बात की गई कि हमारी जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, वो बैलेंस्ड और रीजनल स्तर की भी होनी चाहिए। मतलब सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चलने की बात यहाँ पर की गई। ऐसा ना हो कि बिहार और ये सब उत्तर प्रदेश वगैरह पीछे रह जाएं और दिल्ली और बॉम्बे ये सब जो है महाराष्ट्र डेवलप कर जाएं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोर दिया गया। फिर 2 युद्ध हुए इसी दौरान, 2 वार्स, वन विद द चाइना इन 1961-62, ठीक है। 1900, देखिए प्लान कहाँ से कहाँ तक है, 1961 से 1965 तक।
और 1961 से 1962 के बीच में हम चाइना से लड़ गए। अदर था किसके साथ में, अदर विथ पाकिस्तान अलॉन्ग विद द गुजरात बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर के साथ में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 से 66 के बीच में। देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 1961 से 65 में, 1961 से 62 के बीच चाइना से भिड़े पड़े हैं और 65 से 66 के बीच में हम लड़ाई कर लिए पाकिस्तान के साथ में। एज वेल एज ए कैटास्ट्रॉपिक ड्रॉट लेड फेमाइन इन 1965-66 अवेटेड दिस प्लान। बाप रे, मतलब 3 प्रॉब्लम्स हमने झेली। 1961-62 में चाइना से लड़ रहे हैं, 1965-66 में पाकिस्तान से गुजरात बॉर्डर के साथ में लड़ाई हो रही है, यानी गुजरात बॉर्डर के किनारे लड़ाई हो रही है, और उसी के साथ में 1965-66 में ही हमारे मतलब देश में बहुत भयंकर स्तर का सूखा पड़ा, जिसकी वजह से अकाल घोषित हो गया। मतलब भाई फेमाइन आ गया है ना, अकाल हो गया, सूखा पड़ गया, पानी की समस्या है, कुछ उपज नहीं रहा है, जिसकी वजह से मतलब ये जो प्लान था वो कहीं ना कहीं मतलब अपने उद्देश्य से भटक गया, अपने उद्देश्य को पूरा करने में फेल ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है भाई कि हम अब अगर चाइना वगैरह से युद्ध हो जाएगा या फिर जो है पाकिस्तान से, तो सारा का सारा पैसा वहाँ लगाना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट अलग बात हो जाती है। अगर आपके पड़ोसी से अगर आपकी लड़ाई हो गई तो पहले पड़ोसी से लड़ाई पर फोकस किया जाएगा, घर में जो बनना है या फिर अगली मंजिल खड़ी करनी है, बाथरूम लेटरिन जो भी करना है, वो सारे काम बनाने हैं, वो सारी चीज़ें बाद में होंगी, लाइक दैट। ओके, दिस प्लान वाज अनेबल टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड। ऑब्वियसली अब ये प्लान जो है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जो भी पैसा था वो या तो डाइवर्ट हो गया या ख़त्म हो गया, अपने जहाँ लगना था वहाँ न लग करके अलग जगहों पर लग गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा सेकंड प्लान के बारे में। सेकंड प्लान है 1956 से 1961 तक इफेक्टिव रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर जोर दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया, हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादा जोर दिया गया, यहाँ पर कैपिटल गुड्स बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया। सेकंड प्लान के लिए स्ट्रेटजी किसने बनाई थी, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई थी। समस्या क्या फेस हुई, फूड और पैसे की, खाने और पैसे दोनों की समस्या महसूस की गई इस प्लान पीरियड के दौरान में, क्योंकि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ही व्यवहार करते रहे, यानी कि हम किसी और देश के साथ में व्यापार नहीं करना पसंद करते थे, ना पैसे लेना पसंद करते थे। फिर तीसरी जो है प्लान आती है 1961 से 1965 तक चलती है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा देना एक उद्देश्य रखा गया। साथ ही साथ में पहली बार जो है जो डेवलपमेंट था उसको ये माना गया कि हमें रीजनल स्तर पर और बैलेंस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये नहीं पूरा देश जो है डेवलप हो, ना कि कुछ पर्टिकुलर राज्य डेवलप हो, इस चीज़ पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। 2 युद्ध लड़े गए, 2 वार हुए, एक चाइना के साथ 1961-62 में और एक पाकिस्तान के साथ में 1965-66 में। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि हमने 2 युद्ध लड़े, 1961 में, 62 में चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में 1965-66 में लड़े, और उसके बाद में अकाल वगैरह पड़ा, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, अकाल आई, सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से ये जो प्लान था उतना अच्छा कर नहीं पाया, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जो है पैसे इधर उधर खर्च हो गए। अब चूँकि युद्ध हो गया था हमारा, तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, जो 5 ईयर प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया और बोला कि हम ईयरली प्लान बनाएंगे, क्योंकि हालात हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उसी के तहत 3 एनुअल प्लान बनाए गए, यानी कि 3 जो है वार्षिक प्लान यहाँ पर बना करके दिए गए। देखो हमारा जो ये था तीसरा प्लान 1961 से 1965 तक था, तो 1965 से आगे 1966 से ये जो है आपका 3 प्लान यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, 66-67 है ना, और इसी तरीके से 67-68, 68-69, इस तरीके से 3 प्लान यहाँ पर बनाए जाते हैं। 3 एनुअल प्लान्स, द 3 सक्सेसिव एनुअल प्लान एक्सटेंडेड फ्राम 1966 से 1969, 1966 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान बनाए गए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट 4th प्लान वाज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इन 1996, 1966 में 4था प्लान बना लिया गया था, 4थी पंचवर्षीय योजना तैयार थी, लेकिन गवर्नमेंट ने चूज किया कि हम एनुअल प्लान जो है बनाएंगे फ्राम 1966-67 ड्यू टू द कंट्रीज पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन फॉलोइंग वार, क्योंकि यार देश की माली हालत ख़राब थी युद्ध वगैरह होने की वजह से और सूखा पड़ने की वजह से। ठीक है, फॉर द सेम रीजन द गवर्नमेंट परस्यूड 2 more सच प्लान्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, तो मतलब स्थिति खराब होने की वजह से 1966-67 में तो एक एनुअल प्लान बनाया ही गया, उसके अलावा 2 और जो है साल तक इसे कंटिन्यू रखा गया। ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इट वाज नेम्ड एज पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे। तो क्या हुआ कि चूँकि
जो मेन पंचवर्षीय योजना थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसीलिए इस टाइम पीरियड को प्लान हॉलीडे बोला गया कि अभी प्लान जो है छुट्टी पर चला गया है, पंचवर्षीय योजना छुट्टी पर चली गई है, उसकी जगह पे एक सब्सटीट्यूट जो है प्लान यहाँ पर चालू किया गया है। चौथे प्लान की हम बात करते हैं, फोर्थ प्लान। द प्लान लास्टेड फॉर 1969 टू 74। ये फिर चौथी पंचवर्षीय, तीन जो है छोटे छोटे प्लान, सालाना प्लान है, उसके बाद में फिर से चौथा पंचवर्षीय योजना सामने आती है 1969 से 74 के लिए। द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर ट्रांसफॉर्म्ड प्लानिंग इनटू व्हीकल ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स विथ इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन इंश्योरिंग प्लान आफ्टर प्लान। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का समय आ चुका है ये, और इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है कि कांग्रेस ही जो है राज कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लान था, ये जो आपका पंचवर्षीय योजना थी, इसको एक पॉलिटिक्स का पॉइंट बनाया गया, एजेंडा बनाया गया, मुद्दा बनाया गया कि भाई ये हमारा मेन एजेंडा रहने वाला पंचवर्षीय योजना में हम क्या क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिटिकल रूप दे दिया गया, ठीक है। और ख़ास करके इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी की सारी पावर केंद्र सरकार ने कोशिश करी कि अपने पास ही रखी जाए, क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। तो उसी के तहत में हर प्लान के बाद अगला प्लान लाया जाएगा, पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया और जो है इसे पॉलिटिकल रूप दिया गया। ये सारी चीज़ें चौथे प्लान में होती हैं। द प्लान वाज बेस्ड ऑन गाडगिल स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखिए, जो सेकंड प्लान था, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, वो पीसी महलनोबिस उसके स्ट्रेटजी मेकर थे। यहाँ पर गाडगिल स्ट्रेटजी सामने आती है, गाडगिल स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखें कि चौथे प्लान में किसने स्ट्रेटजी बनाई थी, गाडगिल कमेटी द्वारा स्ट्रेटजी बनाई गई थी, विथ ए स्पेशल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी। यहाँ पर विशेष जोर दिया गया कि हम प्रोग्रेस करेंगे, है ना, ग्रोथ करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ऐसी ग्रोथ ना हो कि आज 10 लाख कमा रहे हैं कल 2000 कमाना शुरू कर दें, दिस शुड नॉट बी देयर, है ना। हमें ग्रोथ करनी है लेकिन स्टेबल ग्रोथ करनी है कि आज 10 लाख कमा रहे हैं कल को 11 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसा कमाएं, बहुत अप डाउन ना हो। साथ ही साथ में सेल्फ सफिशिएंट हो हमारी कंट्री, आत्मनिर्भर हो हमारी कंट्री, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। ड्यू टू ड्रॉट्स एंड इंडो पाक वार इन 1971-72, 1971-72 में फिर से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है और फिर से सूखा पड़ता है। देयर वाज अ डाइवर्ट ऑफ मनी रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर द प्लान। भाई सीधी सी बात, अगर युद्ध छिड़ गया तो सारा का सारा पैसा, सूखा पड़ गया तो सारा का सारा पैसा उधर चला जाएगा। तो ये जो प्लान था, चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर non-plan expenditure, subsidy induced higher non-plan expenditure, and the first step toward nationalization of banks and greater control and regulation of the economy were some of the most notable feature of this plan, which remained unchanged until 1990। क्या क्या बातें कही इन्होंने कहा कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, मतलब कहने का कि जो इन्फ्लेशन थी 10%, 12%, 14%, महंगाई इतने रेट से चल रही थी। अनरिस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा वित्तीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, वित्तीय घाटा। सब्सिडी सरकार दे रही थी जिसकी वजह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा हुआ था, हर चीज़ में सब्सिडी की बात की जा रही थी, जिसे हम आजकल फ्री भी कहते हैं। ये वहाँ इस समय भी दौर चल रहा है जिसकी वजह से हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब खर्चा करना है तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं कमाओगे तो उधार लोगे, है ना, बस यही बात, यहाँ पर उधारी बढ़ती जा रही है। एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी दौर में होता है और इकोनॉमी के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल और रेगुलेशन की कोशिश भी जो है की जाती है चौथे प्लान के दौरान ही। और ये इस चौथे प्लान की खासियत थी और ये स्थिति लगभग 1990 तक ऐसी ही बनी रही, जब तक कि जो है रिफॉर्म नहीं किए गए, जब तक 1990 में क्राइसिस नहीं मची और फिर रिफॉर्म किए गए। भारत सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट अपनाया, तब तक ये स्थिति लगभग यही बनी रही जैसा यहाँ पर चल रहा है कि इन्फ्लेशन वैसे ही चला हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा था थर्ड प्लान के बारे में हमने बात कर ली थी। 3 एनुअल प्लान लाए गए, चूँकि जो है युद्ध हो गया था हमारा चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ में, सूखा पड़ा था, तो इस वजह से सालाना प्लान लाए गए 1966 से लेकर के 1969 तक, 1966 से 1969 तक 3 साल तक वो एनुअल प्लान लेकर आया गया।
चौथा प्लान रेडी था, लेकिन सरकार की स्थिति है अच्छी थी नहीं, तो 1966-67 में एनुअल प्लान लाया गया और इसको फिर 2 बार और इसी तरीके से 2 साल तक और कंटिन्यू किया गया, सालाना प्लान बनाए गए। और इस दौरान चूँकि पंचवर्षीय योजना डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, इसलिए इस दौर को प्लान हॉलीडे कहते हैं, इस पीरियड को प्लान हॉलीडे कहा जाता है कि प्लान जो है छुट्टी पर है। ठीक है, चौथे प्लान की बात करें 1969, अब 3 योजनाएं उधर बन चुकी, तो 1969 से 1974 तक 4th प्लान इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहाँ उद्देश्य क्या था कि सेंटर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो चुकी है, यानी कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ में हावी है, तो जो प्लानिंग था, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग थी, उसको जो है व्हीकल ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स बना दिया, मतलब उसको जो है पॉलिटिक्स के रूप में यूज किया जाना शुरू हो गया और जोर दिया गया किस पर, सेंट्रलाइजेशन पर, और प्लान आफ्टर प्लान जो है सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई। मतलब हर प्लान में अगला प्लान आने पर और सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्र की ताकत को और बढ़ाने का प्रयास यहाँ किया गया। जो चौथा पंचवर्षीय योजना थी वो गाडगिल स्ट्रेटजी पर आधारित थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्पेशल फोकस किया गया था ग्रोथ हो लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में हो और हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, इंडो पाकिस्तान का वार होता है, इंडिया पाकिस्तान का वार 1971-72 में फिर से होता है, सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से जो पैसा था वो प्लान में ना लग करके इन सब कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से मतलब प्लान अपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है। इस अगर हम प्लान की खासियत की बात करें तो भाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन यानी कि 10% 12% ऐसा महंगाई चल रही है, फिस्कल डिफिसिट वित्तीय घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, सब्सिडी देने की वजह से हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बिना प्लान का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी पर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल और रेगुलेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्लान की खासियत थी और ये जो स्थिति बनी वो 1990 के आसपास तक चली रही। फिर आता है सर 5th प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है। ये प्लान 1974 से 1979 तक था। फोकस ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यहाँ पर गरीबी हटाने की थोड़ा सा ध्यान दिया गया और सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि हमें आत्मनिर्भर रहना है, उस पर भी बात करी गई। द गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड द पॉपुलर डिस्क्लोजर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन टू द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्लान, द 20 पॉइंट प्रोग्राम विथ मिनिमल वेटेज अकॉर्डेड टू द गोल ऑफ डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 4th प्लान। सरल भाषा में सरकार ने क्या किया, गरीबी को कम करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लाई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें था कि हमें डेवलपमेंट करना है स्टेबिलिटी के साथ में, इसको बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी करनी थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको जो है सबसे कम वेटेज दिया गया, स्टेबिलिटी मतलब डेवलपमेंट स्टेबिलिटी के साथ करना, इसको एकदम से इग्नोर मारा गया और गरीबी को हटाने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, द प्लानिंग प्रोसेस बिकेम इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड, मतलब जो प्लानिंग की प्रक्रिया है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुकी, बहुत ज़्यादा इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। द डेवस्टेशन काज्ड बाई हाइपर इन्फ्लेशन प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू डेलीगेट अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन। हाइपर इन्फ्लेशन है सर, महंगाई अपने चरम स्तर पर है, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर महंगाई चढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सरकार ने क्या कहा कि हे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आगे से जो है महंगाई को स्टेबल करने की जिम्मेदारी हम तुम्हारे कंधों पर सौंपते हैं। ठीक है, तो आरबीआई को नई जिम्मेदारी दी गई कि भाई महंगाई तुम कंट्रोल करोगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए, सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो तुम करो। ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट को दे दिया कि तुम पढ़ाओ। ठीक है, लाइक दैट। तो आरबीआई को दिया गया, उसी के इन्हीं के तहत जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जितने भी टूल्स आते हैं आपके LAF, ये सारी चीज़ें वो आरबीआई ही इसी जिम्मेदारी की वजह से वो सारी चीज़ें सामने निकल करके आती है कि महंगाई कंट्रोल करनी है। ठीक है, द प्लान सा अ ग्रोथ इन सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटी। अब सोचो ये चीज़ कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें देखा गया कि भाई सामाजिक और इकोनॉमिक स्तर पर और मतलब रीजनल स्तर पर इनइक्वालिटी बढ़ रही है। बताओ, योजनाओं का उद्देश्य ये होना चाहिए कि चीज़ें सही हों, खराब हो रही हैं। अगर आप ये ध्यान दें, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये वाली सिचुएशन थी। इमरजेंसी एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर्स सेवरली डिसरप्टेड द प्लानिंग फेज। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इमरजेंसी लागू की गई कांग्रेस के द्वारा और सरकार बदल गई, PB नरसिम्हा राव वगैरह जो है आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पूरा जो प्लानिंग फेज था वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया, प्रॉब्लम में आ गया। जनता पार्टी जो है इलेक्ट हो करके
तगड़ी जीत के साथ में 1977 में यहाँ पर अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि इमरजेंसी लागू करने की वजह से कांग्रेस जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की खासियत है। फिर हम 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 6th प्लान में क्या क्या हुआ था। तो ध्यान रखें, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर काम करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन 6वीं पंचवर्षीय में नारा ही दे दिया गया, मोटो ही बना दिया गया भाई कि आवर मोटो इज गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का एजेंडा था। दिस प्लान 1980 से 85 वाज इंट्रोड्यूस विद द मोटो गरीबी हटाओ यानी एलिवेट पोवर्टी। ठीक है, तो 1980 से 1985 तक ये प्लान चलता है। गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। द प्लान प्रायोरिटाइज सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअरिंग रूरल पॉवर्टी। जोर दिया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। पावर्टी एंड रीजनल इनइक्वालिटी through the integrated rural development program, beginning the target group approach in addition to developing a variety of national level programs and strategy directed at certain population। तो मतलब यहाँ क्या किया, पुअर्टी और रीजनल इनइक्वालिटी को घटाने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। यहाँ पर टारगेट ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम किसी विशेष वर्ग को भी यहाँ पर अप्रोच करेंगे, मतलब उसके भले के लिए काम करेंगे। उसके लिए नेशनल स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, जैसे आदिवासी हैं, कबीले हैं, अगर इनकी स्थिति नहीं अच्छी हो रही है तो वहाँ पर काम करने के लिए बात की गई। ठीक है, तो 5वां प्लान 1974 से 1974 से 79 तक चला। खास कोशिश गरीबी घटाने और आत्मनिर्भर की। देखो अब खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये मुद्दा नहीं रहा, अब गरीबी पर जोर देना शुरू किया गया, क्योंकि अब लगभग जो है 25-30 बरस बीत चुके हैं और अब असलियत समझ में आ रही है कि खाने पीने की, अब देखो खाने पीने की ज़रूरतें पूरी हो गई, प्रोडक्शन चलने लगा, हर चीज़ होने लगी, तो अब दिख रहा है कि इनक्वालिटी बढ़ रही है। देखिए चौथे प्लान बताएगा ना, इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जेब बेजोस बहुत पहले गरीब थे, अब बहुत अमीर हैं, इतने अमीर है कि हद है। कुछ ही दे दें यार, 1% हमको दे दें तो मैं ये सब बंद करके जो है हिमालय में जा करके बैठूँ आराम से। ठीक है, चलो, हम में से लगभग बहुत से लोग यही सोचते हैं, लगभग लोग, सब नहीं। तो ना ये प्लान जो है 5th प्लान था, 1974 से 1979 तक था। गरीबी उन्मूलन करना है, आत्मनिर्भर होना है, ये बात यहाँ पर की गई। यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने जो है गरीबी को कम करने के लिए 20 पॉइंट एक प्रोग्राम चलाया। ठीक है, और जो चौथे प्लान में डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तो उसको बिल्कुल ना जोर दिया गया यहाँ पर कि ठीक है डेवलपमेंट करना है। ओके, प्लानिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई, मतलब उसमें राजनीति होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, डेवस्टेशन जो भी हुआ था, मतलब जो परेशानी आई थी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक नई जिम्मेदारी आरबीआई के कंधों पर दी, इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई ने दे दी। प्लान ने देखा, इस प्लान में हमने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक और रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि सामाजिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर और राज्य स्तर पर या फिर जो है क्षेत्र स्तर पर इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कुछ राज्य बहुत डेवलप करते जा रहे हैं, कुछ राज्य बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, जनता दल पीवी नरसिम्हा राव सरकार बनाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी प्लानिंग प्रक्रिया ही मतलब परेशानी में चली जाती है। ठीक है, जनता पार्टी जीत करके 1977 में अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि इमरजेंसी लागू होने की वजह से सरकार गिर चुकी थी। 6वां प्लान आता है, इसमें गरीबी हटाओ की बात की गई। सबसे पहला प्लान जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया, मोटो दिया, वो 6वां प्लान था 1980 से लेकर के 1985 तक के लिए। इसमें रूरल स्तर पर, अब ग्रामीण क्षेत्र पर, 6वें प्लान में देखिए ग्रामीण स्तर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की यहाँ पर बात की जा रही है, ग्रामीण गरीबी को कम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, टारगेट ग्रुप अप्रोच अपनाई गई, ताकि जो है नेशनल स्तर पर स्कीम बना करके उनका डेवलपमेंट किया सके। टारगेट ग्रुप में यही जैसे आदिवासी कबीले वगैरह होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट हमें करना है। ठीक है, 7वें प्लान, अगर हम 7th प्लान की अगर हम बात करें, प्लान जो है 1985 से 90 के बीच में एम्फेसाइज्ड रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रेटर जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्शन इन जनरल। तो 1985 से 90 तक इसने जो 7वां प्लान चला था हमारा पंचवर्षीय योजना, उसने जोर दिया रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि फूड ग्रेन, अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, नौकरियों की बात करी और जो है प्रोडक्टिविटी जो है
बढ़ाने की बात की। अब देखो, अब नौकरियों की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अब जॉब की तरफ जो है रुझान हो रहा है, ज़्यादा अनाज उगाने की तरफ ध्यान हो रहा है। फिर से अब देखिए, एग्रीकल्चर शुरुआत में था हमारा एजेंडा, लेकिन अब जाकर के दोबारा से एजेंडा पे आ रहा है कि नहीं, हमको अब फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है। करेक्ट है ना, ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्लानिंग मेंटेन्ड द इसेंशियल टेनेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ द एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ दिमाग में रखी गई कि हमें जो है एक्सपेंशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस रखनी है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना है। अपनी इकोनॉमी, हर एक एक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हर चीज़ में आधुनिकता लेकर के आएंगे, आत्मनिर्भर होंगे और समाज में न्याय को बढ़ाएंगे। समाज में न्याय का मतलब वही है कि हर आदमी की इनकम बराबर हो, ठीक। और जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई थी 1989 में, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नौकरी का अवसर देने के लिए जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी। सम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सच एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वर रीओरिएंटेड। तो ये जितने भी प्रोग्राम पहले से चले आ रहे थे, इनको रीओरिएंट किया गया, इन पर फिर से जोर दिया गया कि नहीं भाई, हमको इनको ध्यान रखना है, इन प्लान्स को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो द इकोनॉमी एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1980s, particularly in the latter half, so did so the expense of severe fiscal imbalance। मतलब बोल रहे हैं कि 1980 यानी कि 1980 में हमने जो हमारी इकोनॉमी थी उसने अच्छा खासा जो है ग्रोथ रेट तो देखा, लेकिन किस आधार पर देखा, तो बहुत ज़्यादा वित्तीय इम्बैलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटे के आधार पर, यानी बहुत सारा पैसा हमने उधार लिया और उसके आधार पर हमने ग्रोथ करी हुई है। By the end of the plan, India's balance of payments condition had deteriorated significantly। यानी कि इस प्लान के ख़त्म होते होते जो हमारा इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। गवर्नमेंट रियलाइड हैवली ऑन फॉरेन बारोइंग। यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन बारोइंग पर रखी कि विदेश से पैसा लाओ और डेवलपमेंट करो। तो वही मतलब है कि हमने ग्रोथ तो करी है, लेकिन उधार ले करके ग्रोथ करी है। फिर आ जाता है सर 2 एनुअल प्लान्स, यानी प्लान हॉलीडे फिर से शुरू हो जाता है। फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एट सेंटर प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ 8th प्लान। ये मेरे ख्याल से वही राजीव गांधी की जो है हत्या जब हुई थी उसी समय की बात है ये, तब ये 2 प्लान लाने पड़े थे। तो चूँकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे सेंटर पे चेंज हो रहा था, तो 8वां प्लान लागू ही नहीं हो पाया। तो जो नई गवर्नमेंट बनी, व्हिच टुक ऑफिस इन जून 1991, डिसाइडेड टू स्टार्ट द 8th प्लान फॉर द फिजिकल ईयर 92-97 और फिजिकल ईयर 1991 एंड 1992 सेपरेट एनुअल प्लान्स, ठीक है। ओके तो मतलब ये वो समय है, PV नरसिम्हा राव जहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं इसी दौरान में। तो इन्होंने क्या किया, जो 8वां प्लान था उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की कि हम 1992 से 1997 तक 8वां प्लान लेकर चलेंगे। तब तक 1990, 91 और 91-92 के लिए 2 जो है एनुअल प्लान यहाँ पर लाए गए, ठीक है। तो हमने 6th प्लान की बात कर ली थी। 7th प्लान में हमने देखा कि भाई 1985 से 1990 तक के लिए 6वां प्लान था। यहाँ पर जोर दिया गया तेज़ी के साथ में फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पर, जॉब के अवसर बनाने पर और प्रोडक्टिविटी पर यहाँ पर जोर दिया गया। जो मतलब कैसे तरक्की करनी, उसके लिए क्या सिद्धांत दिमाग में रखना है, तो उसके लिए एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस को दिमाग में रखा गया। जवाहर रोजगार योजना लाई गई जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया गया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, रूरल पीपल के लिए, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए रोजगार योजना लाई गई। इसके अलावा जो पहले से चले आ रहे प्लान थे जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, इनको रीओरिएंट किया गया, दोबारा से मजबूत करने की कोशिश की गई इनको, ठीक है। इस दौरान यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ थी फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा फिजिकल इम्बैलेंस के आधार पर आई, यानी हमने बहुत ज़्यादा विदेशी उधारी ली और उसके आधार पर हमने डेवलपमेंट यहाँ पर किया था, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
माली हालत वहाँ पर भी ख़राब हो रखी थी। फिर 2 सालाना प्लान आते हैं, क्योंकि होता क्या है, वो राजीव गांधी की हत्या होती है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सेंटर में चेंज होता है और इसकी वजह से 8वां प्लान एग्जीक्यूशन रुक जाता है। जो नई सरकार आती है उसने जो है कहा कि पहले हम 2 जो है एनुअल प्लान लाएंगे 1990, 91, 92 के लिए, और फिर जो 1992 से लेकर के 97 तक हम 8वें प्लान को लागू करेंगे। नई वाली सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया, तो 2 नए प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट किए गए। फिर आ जाता है सर 8वां प्लान, हमारी 8th प्लान 1992 से 97 तक वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर टिपिकली अनस्टेबल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। 8वां प्लान जो 1990 के आसपास में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थी, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आप देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार बदल रही है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुई थी क्योंकि ऑयल का प्रॉब्लम हो गया था। कुवैत और जो है ईरान के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ऑयल आना बंद हो गया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। यहीं पर ही 1990 मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसी समय ही जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी बात की जाती है। उन्हीं की ही देन है कि जो इकोनॉमी हमारी जो है दुनिया के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो हुआ क्या, 8वां प्लान जब आता है तो वो अनस्टेबल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में इंप्लीमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो 1990 में क्राइसिस आ चुकी है और 92-97 में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इकोनॉमी की स्थिति हमारी बहुत ख़राब है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे शुरू हो गए थे, हैड ऑलरेडी बिगन इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो चुके थे विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर फोर्स्ड बाय द वर्सेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट एंड अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए 1991, जुलाई 1991 में शुरू हो चुके थे। क्यों शुरू हो चुके थे? क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बहुत ख़राब थी, वित्तीय घाटा बहुत बढ़ रहा था और अनसस्टेनेबल जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, यानी महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, महंगाई भी बढ़ी हुई थी। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किए गए और यहीं पर ही LPG रिफॉर्म किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया के लिए हमारी इकोनॉमी इसी दौर में खोली जाती है। कब? जुलाई 1991 में, जब रिफॉर्म शुरू होते हैं। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट प्लान दैट went on examine the macroeconomic strategy that the government had been following for decade। मतलब ये पहला प्लान था जिसने मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे देश स्तर पर इस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई 8वें प्लान में। फॉलोइंग आर द मेजर कंसर्न एंड इनोवेटिव सजेशन। कुछ कंसर्न जो थे 8वें प्लान में और कुछ इनोवेटिव सजेशन जो दिए गए थे वो ये हैं, लिस्ट आउटेड। इट वाज रिकमेंडेड दैट द रोल ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी बी रीडिफाइंड इमीडिएटली। मतलब ये रिकमेंड किया गया 8वें पंचवर्षीय योजना में कि सरकार का रोल रीडिफाइन करने की जरूरत है, यानी हर जगह सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए, मार्केट को अलाउ किया जाए, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया गया। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट एडवाइस इन एरियाज दैट कैन अफोर्ड इट, दैट इज अ ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई, यानी प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने की और सरकार का रोल घटाने की इसने सजेशन दी। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन लैगार्ड स्टेट्स एज द ऑन गोइंग एम्फेसिस ऑन ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू दीज स्टेट्स। इन्होंने ये भी कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना है, खास करके ऐसे राज्य जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे तो वो इन राज्यों में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये राज्य पिछड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, तो ऐसी वजह से कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ग्रामीण इन क्षेत्रों में किया जाए। कहाँ पर? पिछड़े हुए राज्यों में किया जाए। सरकार करेगी, सरकार उन पिछड़े हुए राज्यों को डेवलप करेगी। जब एक बार वो डेवलप हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी वहाँ जा करके डेवलपमेंट करेंगे। राइजिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल डेफिसिट मस्ट बी चेक्ड। जो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान यानी कि प्लान करके नहीं, अचानक से किया गया खर्चा, जैसे सब्सिडी देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारा वित्तीय घाटा चल रहा है, कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें जो घाटा बढ़ा हुआ है, इन सबको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। चेक्ड मतलब कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। हम रोक तो नहीं सकते भाई। देखो, अगर उनको जीना है, तुम 80,000 तनख्वाह पाते हो तो ये संभव नहीं है कि तुम 80,000 पूरा का पूरा बचा लोगे। कैश इन हैंड तुमको 80,000 सैलरी में तो बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई तुमको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। कमरा है, खाना है, पेट्रोल है, लाइक दैट बेसिक नेसेसिटी। लेकिन फिर भी तुमको कोशिश ये करनी है कि इसको मिनिमम रख करके तुम ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, ये टारगेट रखना होता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि भाई फिस्कल डेफिसिट और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। रोका भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा समय लगेगा। रोकने का मतलब क्या है? जैसे फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार ने 200 रुपये कमाए और खर्चा कर दिया 300 रुपये,
तो पता चला कि हमारे ऊपर 100 रुपये की उधारी चढ़ गई, है ना। तो फिजिकल डिफिसिट 100 रुपये का है। अगर सरकार ज़्यादा कमाने लगे, भाई सोचो कि सरकार हमारी इंप्रूव हुई, 300 रुपये कमाना शुरू कर दिया, हमारे खर्चे केवल 100 रुपये हैं, तो सीधी सी बात है भाई हम प्लस में आ जाएंगे। लेकिन ये स्थिति लाने में बहुत सारा समय लगने की ज़रूरत है, लगेगा। ओके, सब्सिडीज मस्ट बी रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिफोकस्ड। यहाँ पर इसने कहा कि जो ये सब्सिडी बांट रहे हो ना, इसको रिस्ट्रक्चर करो, रिफोकस करो, दोबारा से देखो। ये बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांटना अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं फर्जा, ठीक है। प्लानिंग नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज। जो प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको केंद्र सरकार, मैंने बताया था ना, इंदिरा गांधी के समय में सेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन हुआ, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुका था, उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात की कि सारी की सारी प्लानिंग तुम खुद मत किए बैठे रहो, राज्यों को भी यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। स्पेशल जोर दिया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सजेस्ट किया गया, ज़्यादा जोर दिया गया कि सारे राज्य जो है एक साथ मिल करके काम करें, इस पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी 8वें प्लान की फ्रेंड्स। 8वां प्लान क्या था? 8वां प्लान इम्प्लीमेंट किया गया जब तो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं थे, 1990 की क्राइसिस चली हुई थी, इसीलिए 1991 जुलाई में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए। और यहाँ पर जोर दिया गया इस बात पे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और मैक्रो स्टेबलाइजेशन किया जा सके। मतलब कहने का ये हुआ कि पूरे इकोनॉमिक में जो हमारी सोच है, मूलभूत सोच, उसको ही बदलने का, यहाँ स्ट्रक्चर में ही चेंज करने की बात की गई, पूरी इकोनॉमी को संभालने की बात की गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम है, हमारा वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की गई। और ये 8वें पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके बारे में सरकार बहुत दिन से सोच रही थी, ठीक है। उसके बाद में मेजर कंसर्न की बात की जाए तो मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना कहती है कि अब राज्य, मतलब जो सरकार का रोल है उसको लुक इनटू करने की जरूरत है कि सरकार का रोल घटाया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाना चाहिए। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई, मार्केट बेस्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात की गई। जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि उन राज्यों को भी आगे लाया जा सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ जा करके इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, उसके बाद में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वित्तीय घाटे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सब्सिडीज पर भी विचार करने की आवश्यकता है, प्लानिंग की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके काम करें, इस पर भी जोर देने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है फ्रेंड। तो पहला जो प्लान था हमने जो है इसे पिछले लेक्चर में देखा, यहाँ पर प्लान नंबर 2 से लेकर के 8 तक डिस्कस किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम प्लान नंबर 9 से लेकर के 12 तक डिस्कस करेंगे। इनमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, यानी कि 9वां, 10वां, 11वां और 12, ये 4 जो है प्लान हम पंचवर्षीय योजना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, जैसे देखिए 8वें में काफ़ी सारी बातें हमने सीखी, इसी तरीके से 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में काफ़ी सारी बातें हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स होप है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।